तो कल बात हुई कि हमने कहा बेंजोइक एसिड के अंदर हम ऑर्थो पोजीशन पे अगर ग्रुप लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और रिंग आउट ऑफ प्लेन माइग्रेट कर सकते हैं। मुद्दा ये था। सो अगर हमें एसिडिक नेचर देखना है और हमारा क्वेश्चन बेंजोइक एसिड से है, ऐसा क्वेश्चन है। भाई साहब ये काइट कुइट कौन है? अपना सही नाम रख ले। एक सेकंड बच्चे। ये काइट नाम से कौन है भाई? फटाफट से अपना नाम बताओ, वरना मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। 3 गिनूंगा। 1 2 अपने आप चलाओ। वेले वेले हो गया है? सवेरे सवेरे छोड़ रखा क्या माँ बाप ने कि जाओ और दूसरों को तंग करो? ये कुछ केसेस हैं और इनमें हमें एसिडिक नेचर जज करना है। लेकिन सारे ही बेंजोइक एसिड हैं। जब सारे के सारे बेंजोइक एसिड है तो हमें सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट देखना होगा। लेकिन इसमें कोई भी ग्रुप ऑर्थो पे नहीं लगा हुआ, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट का कोई चांस नहीं। ऑर्थो इफेक्ट होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन रिंग सेम प्लेन में ना होते। अभी ये प्लेन में है तो बेंजीन अपना नॉर्मल इफेक्ट डालेगा। ठीक है। कल बताया था कि बेंजीन कॉन्जुगेशन करके सी डबल बॉन्ड ओ को इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है। अब वही प्रॉपर्टीज क्लोरो माइनस आई प्रॉपर्टी का बंदा है, मिथाइल प्लस एच प्लस आई प्रॉपर्टी का है, नाइट्रो माइनस आई माइनस आर का है, मिथॉक्सी प्लस आर माइनस आई। ठीक है। नाइट्रो की कॉन्जुगेशन रिंग से है, रिंग की कॉन्जुगेशन आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्रो रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन कम रह गए तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड से कॉन्जुगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे। ये बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। यस सर। अब जिस रिंग के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ उतने कॉन्जुगेट करेगा। या सीधा लोग बना लेते हैं कि माइनस प्रॉपर्टी के लोग एसिडिक नेचर अप करेंगे। तो इनमें एसिडिक नेचर लेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद ये और ये प्लस प्रॉपर्टी के हैं,
और ये माइनस प्रॉपर्टी क्या है, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, प्लस H प्लस R में से प्लस H कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसका आंसर है। होप आप समझ रहे हो। अब ये आइसोमेरिक बेंजोइक एसिड है, लास्ट वाले 3 पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे की। आइसोमेरिक, इन सब के नाम टॉलिक एसिड है, टॉलिक एसिड। COH हटा दोगे तो टॉलिन बन जाएगा, तो ये सारे टॉलिक एसिड है, और तो मेटा पैराटॉलिक। अब ये ग्रुप जब इसके साथ कॉन्जुग सॉरी ये ग्रुप जब रिंग पे लगेगा तो ये इसको स्टीरिक रिपल्शन देगा और COH को रिंग के साथ नॉन कॉन्जुगेटेड करेगा, जिससे कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा, ये मैंने कल बताया था। तो इस मॉलिक्यूल में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और रेस्ट में नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है? देखो, Yes, sir. Yes, sir. मेटा पोजीशन पे CH3 लगा है तो वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट दे पाएगा, H नहीं दे पाएगा। पैरा से I और H दोनों दे पाएगा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कोई एसिडिक कैरेक्टर चेंज नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन रिंग टोटली प्लेन में है या नहीं है। ऑर्थो ग्रुप का काम होता है उन दोनों को एक दूसरे के प्लेन से बाहर करना ताकि उनमें कॉन्जुगेशन कम हो सके। ये ऑर्थो इफेक्ट होता है। उस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर चेंज नहीं होता, बहुत कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इसमें देखेंगे तो रिंग कॉन्जुगेटेड नहीं है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा, तो सेकंड ज्यादा एसिडिक पाया जाएगा। बाकियों में ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, इसमें तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज प्लस प्रॉपर्टीज से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ये 2 1 3 4 पाया जाएगा। देखो बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस क्लास में कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जो नहा के बैठा है इस टाइम क्लास? हाथ खड़ा करें, मतलब अपना नाम बताएं। अरे बता दो कोई अगर इस टाइम भी सवेरे 7 बजे भी नहा के बैठा है। ये सारे मेरी तरह ही है कोई क्या? कोई तो गई करदा, कोई भी नहीं। गुड। अब नाइट्रो ग्रुप लग गया है। ग्रुप कोई भी लगाते चले जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। जो केसेस वो आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम आपको टॉपिक समझाना है। अब सेकंड वाले में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट वाले में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा देर के लिए बनते हैं, इसलिए ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, चाहे आपके ग्रुप का कोई भी नेचर है। मेटा पोजीशन से नाइट्रो का माइनस आई काम करेगा, पैरा पोजीशन से माइनस आई माइनस आई काम करेगा। माइनस प्रॉपर्टी से एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, इसलिए 2 के बाद जाएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा। श्योर? अब Yes, sir. ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो।
अब इसके बाद आपके पास बचती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पता नहीं किसी ने देखी हो, मुझे तो लगता कि सारे बच्चों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी हो। कुछ होंगे जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान लगाया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्ड यूनिट की और फोर्थ यूनिट की इकट्ठी पढ़ा दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट्स। चलो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4, अमाइंस। अमाइन, चलिए अमाइंस को पढ़ने से पहले, मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है सबको, सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अमाइन पता होना चाहिए। अमाइन जो होते हैं वो अपनी डिग्री के लिए कार्बन पे डिपेंड नहीं करते। अदर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अपनी डिग्री के लिए कार्बन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अमाइन डिपेंड नहीं करता। जिस प्रकार कार्बन अपनी डिग्री खुद डिसाइड करता है, उसी प्रकार अमाइन का नाइट्रोजन भी अपनी डिग्री खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये मॉलिक्यूल है, इसमें मुझे H कार्बन और OH की डिग्री लिखनी है। ना H अपनी डिग्री खुद डिसाइड कर सकता है, ना O अपनी डिग्री खुद डिसाइड कर सकता है, सिर्फ कार्बन अपनी डिग्री खुद डिसाइड कर सकता है। ऑर्गेनिक में डिग्री वो एटम डिसाइड करता है जिसके पास 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत हो। ऑक्सीजन हद से 3 बॉन्ड बना सकती है, जैसे H3O पॉजिटिव, 2 नॉर्मल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर वो 3 बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ऑर्गेनिक के अंदर। तो कार्बन अपनी खुद डिग्री डिसाइड करेगा, और डिग्री का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कोई एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 3 डिग्री का है, ये कार्बन 1 डिग्री का, रेस्ट भी 1 डिग्री के है। अब अगर आप पूछेंगे कि अल्कोहल की क्या डिग्री है, तो वो खुद नहीं बता सकता, उसके लिए वो कार्बन पे डिपेंड करेगा। जो उसके कार्बन की डिग्री होगी वही उस अल्कोहल की भी डिग्री मान ली जाएगी। तो ये एक 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस अपनी डिग्री के लिए कार्बन पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वो कार्बन की तरह 4 बॉन्ड बना सकते हैं, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, तो वो अपनी डिग्री खुद डिसाइड करते हैं। तो ये कार्बन 3 डिग्री का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाइन भी 3 डिग्री हो गया। नो, नाइट्रोजन अपनी डिग्री खुद बताएगा। नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री होगी, ना कि नाइट्रोजन कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिपीट करता हूं, नाइट्रोजन, एक मिनट रुकिए, पहले मैं छवि की क्लास लगा लूं। हेलो छवि, हेलो छवि जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। एक तो तू लेट आती है डेली। सर मैं लेट नहीं आती, पता नहीं ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन बीच में, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है बीच में। बेटा तो ऐसा कर, अपनी कुंडली ना पंडित को दिखा किसी को। तेरी ये प्रॉब्लम ना शुरू से चल रही है, तेरे ऊपर किसी रूह का साया है, प्रेत आत्मा का साया है, जो तेरे फोन को बार बार खराब करे। हाँ, क्या लगता है? क्या पता सर। अच्छा।
ठीक है, तो नाइट्रोजन अपनी डिग्री खुद बताएगा कि नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री होगी, ना कि अपना नाइट्रोजन कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा। ठीक है, सो 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा होने के बावजूद भी ये अमाइन 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चे, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिखो नाइट्रोजन ऐसे, और इसको रिस्पेक्टिव कार्बन से जोड़ जाओ। एक कार्बन से जोड़ा, 3 बॉन्ड पूरे करो, NH2, N लिखा और उसे 2 कार्बन से जोड़ो, ये बन गया 2 डिग्री। N लिखो, उसको 3 कार्बन से जोड़ो, N लिखो, उसे 4 कार्बन से जोड़ो। लेकिन जब 4 से जोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज। N 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 4 डिग्री वाले को क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं। डिग्री के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस अमाइंस की। सारी की सारी प्रिपरेशन अमाइन की इंपॉर्टेंट है, और एक जरूर है, ज्यादातर नेम्ड रिएक्शन से बनेंगे। अमाइन को प्रिपेयर करने का पहला रास्ता गैब्रियल थैलामाइड है। गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा में आया था, जब हमने अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर लिया था। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पता हो। तो गैब्रियल जो है वो थैलामाइड का यूज करता है। थैलामाइड ये होता है जी बेंजीन, ये केमिकल आपको बनवाया गया था। देखो जी बच्चे, कुछ याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनवाया गया था, अमोनिया डालकर 2 बार हीट किया। गैब्रियल कहता है कि भाई जो थैलामाइड है उसमें जो नाइट्रोजन है उस पे एक H लगा हुआ है। ये H एसिडिक बाय नेचर है, हाईली एसिडिक है। ये वाला कैसे? अगर मैं ये H निकाल दूं तो N पे नेगेटिव आएगा। पहली बात तो N पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और दूसरा वो दो तरफ से कॉन्जुगेटेड है C डबल बॉन्ड O के साथ। तो अमाइड हो, कोई भी अमाइड हो, अमाइड में जो H होते हैं बेटा वो एसिडिक बाय नेचर होते हैं, और एसिडिक H को बेस से निकाला जा सकता है। तो थैलामाइड के अंदर हम सबसे पहले अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करेंगे और एक एसिड बेस से रिएक्शन करेंगे। जो इसका OH आयन होगा वो OH आयन एसिडिक H को निकाल लेगा, और N को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, सॉल्ट बना देगा, पोटाशियम सॉल्ट। देखो बच्चे, ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। पोटाशियम सॉल्ट बनाने के पीछे देविका जी है इस क्लास में?
देविका जी, देविका जी है इस क्लास में? अरे भाई देखो क्लास में है क्या देविका जी? नहीं है। मैसेज कर करके आइडिया दे रही थी सर क्लास ऐसे लगा लो, क्लास ऐसे लगा लो, अब खुद ही उठी। चलो, तो ये जो केमिकल अब बना है वो पोटाशियम थैलामाइड बना है। पोटाशियम थैलामाइड बनाने का एक रीजन है, कारण है, थैलामाइड के अंदर जो नाइट्रोजन है उस पे लोन पेयर है और वो न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। लेकिन उसका जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो कॉन्जुगेटेड है, मतलब कम है। तो हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर थोड़ा सा बढ़े, तो हमने उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए उसका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा है और उसकी जगह पे आयनिक बॉन्ड क्रिएट किया। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो N का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाने के लिए अल्कोहलिक KOH का प्रयोग किया जाता है। अभी ये नाइट्रोजन किसी भी डिग्री का नहीं है, हम इस नाइट्रोजन को 1 डिग्री का बना देंगे। तो N का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ने के बाद हम प्रयोग करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, एक अल्काइल हैलाइड डाल देंगे। अल्काइल हैलाइड डालते ही नाइट्रोजन अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर अल्काइल ग्रुप से शेयर करेगा और X को लीविंग ग्रुप के तौर पे बाहर करेगा। जिससे केमिकल N अल्काइल थैलामाइड बनेगा। N अल्काइल थैलामाइड। देखो बच्चे किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जब करवाई गई थी तो एक प्रिपरेशन उसमें से थी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पार्शियल करते हैं तो अमाइड बनता है। और फिर अमाइड में भी मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया था और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। जिन्हें याद हो, जिन्हें याद है अच्छी बात है जी। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं H2OH पॉजिटिव डाल, और दोनों तरफ से अमाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइज करता है, यहां से और यहां से, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन। देखो किसको समझ में आया? Yes, sir. भाईजान करवाया गया है अमाइड की हाइड्रोलिसिस, अब आप घर पे जाकर नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? उसमें अमोनिया निकलता था, आगे तुम्हारी मर्जी। C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोफाइल को मिलेगा इधर से न्यूक्लियोफिलिक OH, इसका नाम थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक प्लस RN पे 2H 1 डिग्री। यहाँ बनेंगे थैलिक एसिड और 1 डिग्री हमारे। तो मुश्किल नहीं है, तो थैलामाइड लीजिए, उसमें नाइट्रोजन है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम उसके एसिडिक H को बेस से रिमूव करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने के बाद हम RH डालकर उसे N अल्काइल थैलामाइड बना देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करके 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर सकते। फेलियर, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के कुछ फेलियर भी हैं।
पहला, N के साथ हम कितने R जोड़ सकते हैं? जितने उसके पास H होंगे। एक H लोगे, एक ही बार नेगेटिव चार्ज आएगा, एक ही R लगेगा। हाँ जी, यस सर। सर। इसका मतलब इस N के साथ हम 2, 3 और 4 नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही R कनेक्ट कर सकते हैं। तो गैब्रियल थैलामाइड के द्वारा 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी salt amines can't be prepared। हम 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। और अब R या तो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक, लाइक बेंजीन और मिथाइल इथाइल। अगर आपको यहाँ पे बेंजीन लेकर एनिलीन बनाना है तो यहाँ बेंजीन होना चाहिए, लेकिन अगर बेंजीन लगाओगे तो हेलोएरीन हो जाएगा। टर्म 1 में पढ़ाया गया था कि हेलोएरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि हेलोजन और रिंग में कॉन्जुगेशन रहता है। देखो है कुछ याद ये? यस सर। यस सर। तो 1 डिग्री में भी आधे मरे पड़े हैं, आधे तो सोए बैठे हैं कंबल क्लास ऑन करके। कुछ रिवाइज नहीं होने वाला और ना कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाला मेरी तरफ से। एरोमेटिक एमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तोड़ूंगा और स्कूल में खुलते। तो थैलामाइड रिएक्शन के 2 फेलियर है। एक तो ये सिर्फ एलिफेटिक एमीन बनाती है और वो भी सिर्फ 1 डिग्री। दूसरा, एरोमेटिक एमीन किसी रास्ते से इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए आपको हेलोएरीन्स पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा और वो पॉसिबल नहीं। स्क्रीनशॉट लो। एक सेकंड बच्चों, ढीला हो गया। गैब्रियल थैलामाइड के बाद इसमें एक टिपिकल रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन
ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या तो सीधा नेम से आएगी या कन्वर्जन में आएगी, आएगी जरूर, इसके फुल चांस होते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक अमाइड होता है। ये रिएक्शन कुछ कुछ काम डीकार्बोक्सिलेशन की जैसा करके देगी। डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से एक कार्बन कम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर का सी बाहर निकाल देते हैं। और अगर हमें अमाइड के अंदर का ये सी और ओ बाहर करना होगा तो हॉफमैन ब्रोमाइड लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा अमाइड और इसमें हम लोग डालेंगे ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिक KOH। काम की चीज है। क्या बनेगा? मैकेनिज्म की लोड नहीं है आपको तैयार करने की, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इसमें ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिक KOH लगेगा, ये तो क्लोरीन भी लगेगा, आयोडीन भी लगेगा, फिर ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिक KOH। हमारा अमाइड अभी बताया मैंने कि अमाइड के H एसिडिक होते हैं और हम उसमें एक बेस डाल रहे हैं। देखो ये किसको समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये सेम मटेरियल आपको दिखाई दिए होंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हेलोजन प्लस NaOH होता था, एक्वस NaOH। सेम उसका भी मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही था। पहले बेस जो था एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा कार्बन को निकालता था, शेर हिरण का शिकार करता था। उसके बाद हेलोजन्स आते थे और हेलोजन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था, जिन्हें याद है वो क्या बता सकते हैं। अब जो ब्रोमीन है, उस ब्रोमीन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है और n का H जाने के बाद उसमें न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ गया है। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, n का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन के साथ, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को बाहर करेगा। ये जुड़ेगा, N ब्रोमो अमाइड बनेगा। उसके बाद जो बेस है वो दूसरे को भी एक्सट्रैक्ट करेगा और व्हाट, बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं और हेलोजन का इक्विवेलेंट एक ही होता है। देखो बच्चे, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेस का यूज करके पहले नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाना और फिर हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन करने के पीछे रीजन है, N पे ब्रोमो लाने के पीछे रीजन है। अब इस रिएक्शन के अंदर
एक रीअरेंजमेंट स्टेप है, उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होती है। इस रीअरेंजमेंट को हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। वो रीअरेंजमेंट जो है उसको करने के लिए, तो शक्ल देने के लिए ही एन पे ब्रोमो लगाए। अब एन ब्रोमो से कहता है कि भाई अपनी नहीं बनती, क्योंकि आप 4p ऑर्बिटल हो, मैं 2p ऑर्बिटल हूं, अपनी नहीं बनती है। उधर से एन का लोन पेयर सी के साथ कॉन्जुगेटेड हो रहा है, तो एन सी को कह रहा है कि भाई तेरी और मेरी अच्छी कॉन्जुगेशन है, क्योंकि मैं न्यूक्लियोफाइल और तू इलेक्ट्रोफाइल, और हमारे ऑर्बिटल भी 2p 2p। लेकिन ये स्यापा मेरे गले में पड़ गया ब्रोमो, इस ब्रोमो का मैं क्या करूं? तो सी एन को सलाह देता है कि दुनिया की परवाह मत कर, दुनिया तो बोलती रहेगी, ठीक है, तू अपने साथ दोस्ती बढ़ा। तो एन सी के साथ कॉन्जुगेशन करता है, और इस कॉन्जुगेशन को सी और एन की नजदीकियां बढ़ते हुए देख ये वाला कार्बन इससे नाराज है, और पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके एन पे आता है। एन कार्बन कहता है एन को कि मैं भी तेरे से ही दोस्ती करूंगा। एन कहता है कि मैं क्या करूं, किस किस से दोस्ती करूं? तब एन को लगता है कि नया बॉन्ड जो आ रहा है वो 2p बॉन्ड आ रहा है, क्यों ना ब्रोमो को बाहर किए। आर ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल बनकर आएगा, और एन को इलेक्ट्रोफाइल बनाकर उसके ऊपर अटैक करेगा, और ब्रोमो को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर करेगा। रेस्ट आपके ऊपर है। देखो बच्चों, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा करने के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, सी और एन में भी डबल बॉन्ड आ गया, और एन के साथ आर लग गया है, और ब्रोमो जा चुका है। ये आ गया। आर ग्रुप को एन पे माइग्रेट करवाने के लिए ही हम लोग ब्रोमो का यूज करते हैं। इस केमिकल को आइसोसाइनेट बोलते हैं। नाम याद रखने की लोड नहीं है, बट कोई रखेगा तो बहुत अच्छी बात है। सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन, आइसोसाइनेट, ठीक है। अब कंटेनर में पानी है, जो कि पहले स्टेप में निकला है, और बेस भी है, वाटर है, बेस है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों में हो जाती है। आइसोसाइनेट भी एक तरह का अमाइड ही है, उसमें भी हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस के दौरान कार्बन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और दोनों बॉन्ड इसमें से क्लीव करेंगे। आइसोसाइनाइड साइनेट की हाइड्रोलिसिस से RnH2 बनेगा। देखो समझ में आया? यस Yes, सर। sir. C डबल बॉन्ड O और C को मिलेंगे 2 OH। एक C पे 2 OH अनस्टेबल हो जाएंगे, टूट जाएगा, जिससे कि ये CO2 बनकर अलग हो जाए। अब आप स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को देखोगे तो अंदर का CO है नहीं है। हाँ जी बच्चे, Yes, sir. एक कार्बन कम हो गया है। उस CO को बाहर करने के लिए R को बाहर करना होता है। R को घुमा के नाइट्रोजन पे लाना होता है, और नाइट्रोजन पे लाने के लिए ब्रोमो जोड़ना होता है, और ब्रोमो को जोड़ने के लिए पहले नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाना होता है। तो हम पहले नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाते हैं, फिर ब्रोमो की एंट्री करवाते हैं।
ब्रोमो की एंट्री करने के बाद आर ग्रुप न्यूक्लियोफाइल बनकर नाइट्रोजन पे अटैक करता है और ब्रोमो को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करता है, जिससे आइसोसाइनेट बनता है, जिससे कि आर ग्रुप एंड पे आ जाता है। फिर मुद्दा रह जाता है सीओ को कैसे बाहर किया। सीओ को CO2 बनाकर बाहर किया जाता है बाय यूजिंग हाइड्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट क्या क्या रहे, RnH2, CO बाहर हो चुका है, प्लस Br तो यहाँ यूज हुआ था पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और एक Br नेगेटिव निकल गया। जो Br नेगेटिव निकलेगा वो K को अप्रोच करेगा, KBr बनेगा। एंड में CO2 गैस निकल रही है, लेकिन CO2 गैस निकल रही है और कंटेनर में हमने बेस पूरा डाल रखा है। CO2 और बेस K2CO3 प्लस H2O बनाएंगे। तो तीसरा केमिकल रहेगा K2CO3 और चौथा केमिकल रहेगा H2O। तो ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें अमाइड के अंदर से हम CO को बाहर करते हैं बाय कन्वर्टिंग CO into CO2। वो CO2 बेस से रिएक्शन करके K2CO3 और वाटर बना। देखो बच्चे, Yes, व्हाइट बोर्ड sir. आपके Yes, सामने है। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट लो, थर्ड पे बात करते हैं। ठीक, कल भी इसी वक्त क्लास लगेगी, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. इसी वक्त क्लास लगेगी और होपफुली कि हम अमाइड के एंड पे आ जाएंगे। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। टर्म 1 में मैंने आपको डाईएजोटाइजेशन पढ़ाई थी। Yes, sir. ठीक है। किसी के याद आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरा मुद्दा Yes, नहीं sir. है। और शायद कपलिंग भी पढ़ाया था। कपलिंग का मुझे याद मेरे को है कि मैंने कपलिंग करवाया, लेकिन डाईएजोटाइजेशन आपको पढ़ के आना है, ठीक है जी? मैं डाईएजोटाइजेशन नहीं करवाऊंगा। डाईएजोटाइजेशन क्विक वे में व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, आपको कोई डाउट हो तो आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। वही फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सैंडमेयर, गटरमैन, बाल्ज सचिवैन, वही सब कुछ है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, डाईएजोटाइजेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद हॉफमैन एमिनोलिसिस। हॉफमैन अमाइनोलिसिस। अरे यार, ये क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ? ये सेम ही है हॉफमैन। हॉफमैन एमिनोलिसिस रिएक्शन लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई प्योर मटेरियल नहीं बनता, बस यही इसकी कमी है। चलिए, हॉफमैन एमिनोलिसिस रिएक्शन कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी अमाइन बनाना है तो उसे अल्काइल हैलाइड से बनाओ। हमें अमीन बनाना है तो वो अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे बाय यूजिंग अमोनिया। जैसे ओजोनोलिसिस, उसमें हम ओजोन को नहीं तोड़ते हैं, ओजोन की हेल्प से एल्कीन और अल्काइन को तोड़ते हैं। एमिनोलिसिस में हम अमोनिया को नहीं तोड़ेंगे, अमोनिया की हेल्प से अल्काइल हैलाइड को तोड़ेंगे।
ये आ गया। चलिए, अमोनिया के नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक होता है और वो आर ग्रुप पे अटैक करेगा, एक्स को बाहर करेगा। तो ये एक SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट स्टेज ये बनेगा। अमोनिया ने इलेक्ट्रोफाइल आर पे अटैक किया और ये बना। इस अटैक के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H रिमूव करेगा। ठीक है, तो एक निकलेगा H पॉजिटिव, एक निकलेगा X नेगेटिव, जिससे बनने वाला केमिकल HX और RNH2। तो देखते ही देखते हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में अमोनिया डालकर RNH2 1 डिग्री अमाइन बना दिया। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अब हमारी रिएक्शन ये लग रही है, RX में हम अमोनिया डाल रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स डाल रहा हूं। टाइम t0 पे इसकी कंसंट्रेशन A था, इसकी कंसंट्रेशन B था। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, टाइम t इज इक्वल टू t1, तो ये बचा A माइनस एक्स, ये बचा B माइनस एक्स और एक प्रोडक्ट बन रहा है RNH2 जिसकी कंसंट्रेशन X आ जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। अब कंटेनर में RX अल्काइल हैलाइड बचा हुआ है, A माइनस एक्स कंसंट्रेशन, और कंटेनर में दो न्यूक्लियोफाइल दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारा रिएक्टेंट अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है और हमारा बनने वाला प्रोडक्ट RNH2 भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इनमें से जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वही गेम चलाएगा। अल्काइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट है और उस प्लस साइड इफेक्ट की वजह से इस एन पे जो डेंसिटी है वो इस एन के कंपैरिजन में ज्यादा है, या ये कह लो 1 डिग्री अमाइन अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे इन कंपैरिजन टू अमोनिया। देखो बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो बचे हुए A माइनस एक्स अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है उनके ऊपर हमला अमोनिया नहीं करेगा। उनके ऊपर जो हमला होगा वो 1 डिग्री अमाइन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा 2 डिग्री अमाइन। टाइम t इज इक्वल टू t2। अब ये बन गया A माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब कुछ और रिएक्शन हो गई y यूनिट, और कंटेनर में एक और प्रोडक्ट आ चुका है RNHR जिसकी कंसंट्रेशन y है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब 3 बेस हो गए, 3 न्यूक्लियोफाइल हो गए, लेकिन 2 डिग्री अमाइन जो है वो बचे हुए दोनों से अच्छा है। इसलिए जो A माइनस एक्स माइनस वाई अल्काइल हैलाइड बचा हुआ है उसके ऊपर 2 डिग्री अमाइन अटैक करेगा और RX को बाहर करेगा और 3 डिग्री अमाइन बनाएगा। सिमिलरली बचे हुए पे ये अटैक करेगा, X को बाहर करेगा। ये आ गया। हर बार जब RX के साथ N अटैक कर रहा है, जैसे पहले स्टेप में हुआ, तो N पे अटैक के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो H को रिमूव कर देता है।
लेकिन जब 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा तो N के पास कोई H ही नहीं होगा। एक बार उसने अटैक किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो लिविंग ग्रुप X नेगेटिव बाहर गया है उस लिविंग ग्रुप को N का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा आयनिक बॉन्ड से और एक क्वाटरनरी सॉल्ट देगा। देखो बच्चा जी जिसको समझ में आया अपना हाथ खड़ा मतलब बोल सकते हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. तो हॉफमैन एमिनोलिसिस एक सिंपल SN2 सब्स्टिट्यूशन है, बट इसमें सीधी सीधी कमी है। आप इसको यूज करके कहीं सोचो पेपर में कि RX को अमोनिया से अटैक करके 1 डिग्री अमीन बना दो, तो नहीं है, क्योंकि एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कंटेनर में थोड़ा बहुत 1 डिग्री अमीन भी बचेगा, अमोनिया भी बचेगा, 2 डिग्री भी बचेगा, 3 डिग्री भी बचेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बचेगा। तो इसका सबसे पहला फेलियर है कि ये प्योर अमीन नहीं देता। मिक्सचर ऑफ अमीन इज प्रिपेयर्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ये पहली कमी है इसमें। दूसरी वही रोड़ा एलिफेटिक और एरोमेटिक का। ये RX आपका एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक लोगे तो क्विक अटैक होगा, एरोमेटिक लोगे तो अटैक नहीं होगा। सेम ये सिर्फ एलिफेटिक एमीन्स बना सकती है, एरोमेटिक एमीन्स नहीं बना सकती। एरोमेटिक एमीन बनाना चाहते हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड, एलिफेटिक बना लो, एरोमेटिक बना लो। देखो बच्चा जी, पूछो, आपको सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है जो कोई भी प्रोडक्ट प्योर नहीं देती है। हाँ बच्चे, समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. काफी आज के लिए? Yes, sir. No. जी मैम। नो? अरे वाह, ये कौन सा बच्चा है नो बोलने वाला? गुड, शाबाश। ठीक है, कल मिलते हैं मॉर्निंग 7 बजे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन और कुछ 1-2 प्रिपरेशन और है उनके साथ।